बहुत स्वागत कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं, समीर चौगांकर जी हैं। बहुत स्वागत एक बार फिर आप सभी लोगों का। दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी और सबसे अच्छी खबर हो सकता है कुछ दिनों में आ जाए। क्या रूस और यूक्रेन का यह युद्ध जो 3 साल से चल रहा है, क्या बस अब 10 दिन और चलेगा, 10 दिन में खत्म हो जाएगा? ये बातें होने ही लगी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या शांति समझौते पर दस्तखत बस होने ही जा रहे हैं? क्या यूक्रेन को नेटो का सुरक्षा कवच मिलेगा? क्या ज़ेलेंस्की के पास अब कोई आखिरी मौका है, अब दोबारा ये मौका कभी नहीं मिलेगा? तमाम सवाल हैं, जवाब इनके कभी भी मिल सकते हैं और कुछ के तो मिले हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। ट्रंप और ज़ेलेंस्की खासतौर पर, ये दोनों लोग जो इशारे कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो जंग रुकने के संकेत ही लग रहे हैं। ट्रंप ने तो खुलकर कहा है कि युद्ध रुकने के बहुत करीब पहुंच चुका है, हम उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इतनी कामयाबी इससे पहले हमें इस जंग को रुकवाने के करीब पहुंचने में नहीं मिली। ट्रंप ने कहा कि मैंने पुतिन से कई बार बात की है, ज़ेलेंस्की से कई बार बात की है, मैं यूरोप के सारे देशों के नेताओं से कई बार मिल चुका हूं, तब जाकर फाइनली हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार हम कोई स्थायी हल ढूंढ लेंगे और यह युद्ध जल्द से जल्द रुकेगा। I think we're closer now, and they will tell you that they're closer now. We had numerous conversations with President Putin of Russia, and I think we're closer now than we have been ever. And we'll see what we can do. We want to save a lot of lives. We sell equipment to NATO. We don't spend any money, but we do want to see if we can save a lot of lives. अब दूसरा बयान आया बड़ा ज़ेलेंस्की का। ट्रंप साहब ने तो कहा कि हम बहुत करीब पहुंच ही गए हैं और ट्रंप ने तो अपने मित्र और दामाद को लगाया हुआ है इस काम में। ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति, कि हम 10 दिन में पुतिन को अपना शांति प्रस्ताव भेज देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने जो एक्चुअल पीस प्लान बनाया था उस पर हमने बहुत लंबी बातें की, उसमें हर विषय पर बात हुई। सिक्योरिटी गारंटी की, नेटो चाहिए कि नहीं चाहिए, यूरोपियन यूनियन में शामिल करो, मेरी कितनी सेना होगी, मैं कितनी ज़मीन दूंगा बदले में, रशिया क्या करेगा, इस सब कुछ के बाद उन्होंने कहा हमने अपना एक प्लान, एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और वो 10 दिनों के अंदर हम अमेरिकन को दे देंगे और अमेरिकन उसको आगे जाकर के रूस को पहुंचा देंगे। ये उन्होंने बाकायदा 10 दिन शब्द इस्तेमाल किया है। इसमें जैरेड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ की बहुत बड़ी भूमिका है, जो इनके दूत और दामाद हैं। इनका इस बातचीत का हवाला देते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो गई है। हालांकि ज़ेलेंस्की अपने उस बयान पर भी कायम है कि हम नहीं छोड़ सकते। उन्होंने ये कहा कि ये शब्द इस्तेमाल किए कि एक बहुत अप्रिय फैसला करने के लिए मुझसे कहा जा रहा है कि मैं अपना डॉनबास का इलाका, जिसमें 2 बड़े राज्य हैं, डोनेट्स्क और लुहांस्क, वो धरती में छोड़ दूं। तो वो अभी तक तो ये कह रहे हैं कि ये मेरे लिए बहुत अप्रिय फैसला होगा और मैं इस पर किसी फाइनल पोजीशन पर नहीं पहुंचा हूं। लेकिन उन्होंने इतना तो कह ही दिया कि उन्होंने इनकार भी नहीं किया है वैसे कि मैं नहीं कर सकता ऐसा। लेकिन उन्होंने कहा जैसे अमेरिका ने यह वादा कर दिया है रशिया को कि वो इन इलाकों को रूसी हिस्से के तौर पर नक्शे में मान्यता दे देगा, तो उन्होंने कहा मान्यता देने का तो सवाल ही नहीं उठता। प्रॉब्लम यह है कि उस जो इलाका रूस पुतिन चाहते हैं उसका 95%, 84%, 85% वो ऑलरेडी कब्जा कर चुका है। बचा है 14% मात्र, जिस पर अभी ज़ेलेंस्की की सेना खड़ी है और पुतिन कह रहे हैं कि वो 14% भी दे दो मुझे, खत्म करो, तुम पीछे जाओ। ये तो ज़ेलेंस्की जानते हैं कि मैं बिना लड़े तो मैं वो ले नहीं सकता और लड़के भी लूंगा इसकी कोई गारंटी है नहीं। तो जो होना ही है, जो ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि तुम नहीं लड़के जीत सकते, तो जो वो ले चुका है वो उसमें से थोड़ा ही और मांग रहा है, तुम वो भी दो और खत्म करो। ज़ेलेंस्की की कुछ जिस पर आगे और डिमांड्स है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज ज़ेलेंस्की के दो तीन बयान सुनाता हूं आपको। नेदरलैंड्स की संसद को उन्होंने संबोधित किया और वहां पर पुतिन के लिए भी बहुत कुछ बोले और रूस को लेकर बहुत कुछ बोले। सुनिए। Russia has invaded our home. It's destroying our cities, our villages, killing Ukrainians, our children, and at the same time demanding that we give up parts of our land they haven't even managed to conquer. Russia keeps nearly a million strong occupation force on our territory, and yet it demands that Ukraine accept limits on our right to join alliances and on our sovereignty. Russia strikes our infrastructure, our cities and villages, our energy, and blame us in it. And when we strike back
they cry out as if only they have the right to strike and others must stay silent and suffer. That is Russia. And the truth is, we are dealing with a chronic offender. At the root of all the problems and even of every Russian strike is this: Russia behaves like a career criminal who's convinced he will never be caught. अब जेलेंस्की ने देखिए इसमें जो बात कही, बात तो सच है। उन्होंने कहा हमला हम पे हुआ और हमसे ही कहा जा रहा है कि तुम जमीन छोड़ दो। तो लेकिन वो जानते हैं कि उनके पास कोई इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। और अमेरिका जो है, वो ट्रंप जो है, वो ये कह चुके हैं जेलेंस्की से, ये अखबारों में रिपोर्टेड है कि ये जो मेरा ऑफर है तुमको सिक्योरिटी गारंटी का, ये अनलिमिटेड टाइम का ऑफर नहीं है, ये टेक इट और लीव इट ऑफर है। इसको स्वीकार करो, मैं तुमको नेटो में तो शामिल नहीं करूंगा, और वो डिमांड तो जेलेंस्की भी छोड़ चुके, लेकिन मैं तुम्हें नेटो की तरह अमेरिका के जो और मित्र हैं जैसे कतर हैं या बाकी देश हैं, इनकी जैसी एक सुरक्षा गारंटी दे सकता हूं कि तुम पर हमला कोई करेगा तो हम उसको अपने ऊपर हमला मानेंगे, ऐसा मैं तुमको, और उसको मैं अपनी पार्लियामेंट से पास कराऊंगा ताकि कल को कोई प्रधान राष्ट्रपति आए वो उसको ना बदल सके। इतने के लिए ट्रंप तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कहा है इट इज अ टेक इट और लीव इट डील, इट इज ऑन द टेबल बट नॉट फॉर लॉन्ग। इसको जेलेंस्की को इस पर फैसला करना ही है। और दूसरी बात हर्षवर्धन जी जो इसमें आ रही है कि जेलेंस्की इस बात को भी अब मान चुके हैं मोटे तौर पर कि जो जमीन मेरी जा चुकी है वो जा चुकी है। वो इतना चाह रहे हैं कि कम से कम एक तो सिक्योरिटी गारंटी और मुझे एक बफर जोन बना के दो रूसी सेना और मेरी सेना के बीच में, जिसके बीच में या तो इंटरनेशनल फोर्स लगाओ या उसमें कोई और हथियार नहीं रखे जा सकेंगे, ये मुझे गारंटी दो। इतना वो चाह रहे हैं, लेकिन जमीन छोड़नी पड़ेगी, ये वो समझ गए। नहीं, देखिए, इस पर हम लोग लगातार बात कर रहे थे और पिछले कुछ दिनों से स्पष्ट तौर पर हमें दिख रहा था कि ये होने वाला है। जेलेंस्की की कोई अपनी ताकत न पहले दिन से थी ना अभी है। वो उधारी की ताकत पर सब कुछ कर रहे थे, और उधारी की ताकत में अगर जो आपका सोर्स है वही खत्म हो जाए तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी जेलेंस्की की स्थिति कुछ वैसी हो गई, लेकिन उनको एक ऐसी डील तो चाहिए जहां वो अपने देश में सम्मानजनक स्थिति में रहें। एक तो होता है कि चुनाव हो और चुनाव हार जाएं, वो एक अलग विषय है, लेकिन क्या वो अपने देश के लोगों को ये मैसेज दे पाएंगे कि हमने एक बड़ी पीस डील ले ली, एक गारंटी ले ली, हमेशा के लिए या कहें कि कुछ समय के लिए हमने युद्ध रोक दिया, हम यूक्रेन का पुनर्निर्माण करेंगे, उसमें ये सहायता मिलने वाली है, हमें रोज भय में नहीं रहना पड़ेगा कि आज कोई रशियन ड्रोन आया, रशियन मिसाइल आई, कहीं कुछ हट। क्या इस तरह से वो समझाने का एक कोई पीस प्लान होगा? और शायद वो जो पीस प्लान होगा, जिसको हम लोग बार बार कहते हैं कि डिप्लोमेटिकली वर्ड्स का बहुत महत्व होता है कि शब्दों को कैसे किया जा रहा है, शायद वो जो ऑफेंसिव बहुत है, बहुत मतलब सीधे सीधे जेलेंस्की को ध्वस्त कर देने वाला जो पुतिन का प्लान है, उसमें वो थोड़ा सा कुछ माइल्ड करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे। और मैं भी उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द अब शांति समझौता होने वाला है। पुतिन को भी लगता है कि ये होना चाहिए। नहीं, इसमें जो क्रेमलिन का नया स्टेटमेंट है वो तो बहुत बड़ा इशारा कर रहा है, मतलब पुतिन के दफ्तर का। उनसे कहा गया कब तक समझौता होगा, उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं जल्द से जल्द लड़ाई रुके, क्योंकि हम समझौते की आड़ में जेलेंस्की को और सैन्य तैयारी करने का मौका नहीं देना चाहते। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि जल्द हो जो। पुतिन की एक लाइन याद कीजिए कि अमेरिकी कंपनियों के लोग हमसे मिले थे, उन्होंने कहा कि हमें ख्याल रखिएगा। तो जब अमेरिकी कंपनियां इन्वॉल्व होने लगे, इट मींस कि मार्केट मोबिलाइज हो रहा है, तो ये मारामारी वाला खत्म होगा। अच्छा, पैसा ना, आपने बिल्कुल अच्छी बात याद दिला दी। इसमें पैसा एक्चुअली बहुत बड़ा मोटिवेशन है इस जंग को रोकने का। जेलेंस्की नहीं बोला, उन्होंने कहा कि पुतिन को कितने लोग मारे जा रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, पुतिन को लाशें नहीं दिखती हैं, पुतिन को डॉलर और रूबल दिखता है। Putin does not believe in people. He believes only in power and in money. He spends around 30,000 soldiers' lives on the front every month. Not wounded, 30,000 each month killed. And there was a month when 25,000 Russians were killed. Another month, 31,000. We have drone footage confirming these deaths. Russian assaults are always insanely bloody. But Putin does not care. Russians don't count their dead. वो कह रहे हैं वो लाशें नहीं गिनते, मर जाएं जितने लोग मरने, पुतिन को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां चोट पहुंचेगी वो पहुंचेगी पैसे से।
तो आप पुतिन का पैसा चोक कर दो। इनके $250 बिलियन बेल्जियम में, तो पहले जेलेंस्की ने वो भी कहा कि सबसे पहले तो उस पैसे को यूक्रेन की रीडेवलपमेंट के लिए कमिट कर दो, तो आप देखो पुतिन कैसे तिल मिलाता है, नहीं तो उसको लिवरेज की तरीके से इस्तेमाल करो। लेकिन सर, क्या भूमिकाएं बन रही हैं? सारे बयान आपने देख लिए, पुतिन, जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति का भी जग दुखती दिख रही है। क्या ऐसा संभव है कि रसिया के जो एसेट्स हैं उसको जो यूरोप के देश हैं वो हमेशा के लिए परमानेंटली फ्रीज कर दे और रसिया इस पर चुप्पी लगा करके बैठेगा? ऐसा नहीं होगा। देखिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि रसिया को भी बहुत बड़ा लॉस हो चुका है। ऐसा आकलन है कि 2 लाख के आसपास उसकी सेनाएं जो है वो ग्राउंड फोर्सेज उसमें जो है वो मारी गई है। ऐसा आकलन एक कहा जाता है। कितनी सच्चाई है मेरे पास वो आंकड़ा नहीं है, लेकिन ऐसा रिपोर्ट्स में मैंने कहीं पढ़ा था। तो ये आंकड़ा कोई छोटी मोटा आंकड़ा नहीं है। अभी पाकिस्तान और भारत से हम लोगों ने इतने युद्ध किए, 1971 भी काउंट कर दें तो ये आंकड़ा 40,000 पार नहीं करता है टोटल। मैं बात कर रहा हूँ। तो यदि उस दृष्टि से हम देखें तो रसिया का भी बहुत बड़ा लॉस है। उसके कई पावर प्लांट्स जो हैं वो आज के दिन में भी बंद हो चुके हैं। उसके ये बात और है कि उसके यहाँ जो है वो जो उसका अर्थतंत्र है उसमें कोई बहुत ज़्यादा उसको डैमेज अभी तक नहीं कर पाया है, क्योंकि हम चाइना और ये 2 बहुत बड़े खरीदार उसके तेल के हैं और हम उसको कमी इसकी होने नहीं दिए हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल आकर के निकल करके आता है कि जेलेंस्की को क्या मिला। क्या जेलेंस्की यदि कोई भी पीस प्लान लेकर के आते हैं तो वहां की जनता ये जरूर सवाल पूछेगी और वो मौत के बराबर होगी कि तुमने देश को क्या दिया। यदि यही चीज करनी थी, दूसरी बात, ये सवाल अब नाटो से भी पूछा जाना चाहिए कि तुमने जो जेलेंस्की को आगे बढ़ा करके खड़ा किया उससे तुमने अपना हित कितना साधन किया। आज नाटो का इमेज कितना तार तार होकर के हो गया है। अब नाटो को पूरी दुनिया में एक्सपोज कर दिया रसिया ने। साथ ही अमेरिका बेशक जाकर के आज समझौता उनके बीच में करा दे, लेकिन अमेरिका को भी ये सहज मालूम हो रहा है कि लड़ने की क्षमता उसकी भी रसिया के साथ तो पुतिन ने प्रूव कर दिया कि मैं मतलब कोई नहीं आएगा मुझसे लड़ने के लिए। अगर मैं लड़ने के लिए अपने आप में अगर तैयार दिखूंगा तो। बात यह है कि ये 10 दिन में जंग रुक जाएगी। मैं कह रहा हूं 10 दिन नहीं, 1 महीना भी हो, लेकिन क्या ऐसा आपको लग रहा है सारे पक्षों को सुनने के बाद? उस रास्ते पर थोड़ा सा तेजी से बढ़े हैं कि सुझाव शांति प्रस्ताव के लिए। और 10 दिन का मतलब है क्रिसमस पूरे उस इलाके के लिए बहुत महत्वपूर्ण वो है। और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है कि भाई कुछ भी हो ये कर ले, लेकिन उसे पूर्ण शांति प्रस्ताव के तौर पे देखते हो ऐसा मैं नहीं समझता कि 10 दिन में ये इतने सारे जो सवाल हैं, जो डिमांड्स हैं वो पूरी होगी और उस पर साइन हो जाएगा। ऐसा नहीं। एक मोटे तौर पे ये बात हो कि हम इसके लिए एग्री कर रहे हैं, फिर इसकी बारीकियों पर होगा। जैसे आपको ध्यान हो कि इजराइल और गाजा को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई, वो होगा। जेलेंस्की भी समझ रहे हैं, पुतिन भी समझ रहे हैं। और ये बात जेलेंस्की साहब जहाँ कह रहे हैं पुतिन को रूबल और डॉलर समझ में आते हैं, तो वो ट्रम्प साहब से भी तो पूछते हैं, उनको भी यही समझ में आता है। वो सारी बात, ये सारी लड़ाई तो वही हो रही है। ट्रम्प साहब तो इजराइल और गाजा के बीच में वहां पर ट्रम्प टावर बनाने में पुतिन का सोचो तो पुतिन को जमीन भी मिल गई, हाँ, और अमेरिकी कंपनियों का निवेश भी मिल गया। तो और नाटो का एक्सेस भी बंद कर दिया। नाटो का एक्सेस भी बंद कर दिया है। वहीं और वैसे भी मैं इस लड़ाई को डे 1 से जेलेंस्की वर्सेस पुतिन की लड़ाई नहीं मानता। तो ये लड़ाई तो पुतिन वर्सेस नेटो कह ले, पुतिन वर्सेस यूरोप की लड़ाई के तौर पर। सर, 2 खबरें इससे जुड़ी आपको छोटी छोटी मैं और बता देता हूं, छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट। अब ये सारा समझौता करा रहे हैं ट्रम्प कह रहे हैं कि मैंने, और वो इसके बाद नोबेल मांगेंगे कि मैंने लड़ाई रुकवा दी। और क्या जेलेंस्की क्या कहते आए कि ये पुतिन नहीं रुकेगा, नहीं, वो आज भी ये कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लो ये, लेकिन आप पुतिन को मुझ पर दोबारा हमला करने से नहीं रोक सकते। वो कोई भी समझौता कर लें जेलेंस्की, लेकिन वो इस बात को रोज कहते हैं कि ये नहीं मानेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि मुझे गारंटी चाहिए या मुझे नेटो की मेंबरशिप चाहिए। एनीवे, यूरोप भी ये कहता है कि ये हम पे हमला करेगा। 2 खबरें जो पुतिन के इरादों को थोड़ा बहुत साफ करती हैं। व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ, इनका नाम है सूजी वाइल्स, एग्जिस्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ। वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। उन्होंने इंटरव्यूज में यह दावा किया कि ट्रंप ने जब अब इस पूरे दरमियान लोगों से बात की तो वो ये पूछते थे कि तुम्हें पुतिन का क्या इरादा लगता है, पुतिन क्या चाहता है। पुतिन वही 2 राज्य चाहता है जो वो हमसे बार बार कह रहा है कि ये मुझे दिलवा दो तो मैं लड़ाई छोड़ दूंगा। तो कई लोगों ने कहा हाँ साहब ऐसा लगता है, कई लोगों ने कहा नहीं।
तो सूजी वाइल्स से पूछा गया कि आपको क्या लगता है ट्रंप के मन में क्या है, ट्रंप के किस निष्कर्ष पे पहुंचे। सूजी वाइल्स ने दावा किया है कि ट्रंप को ये लगता है कि पुतिन को पूरा यूक्रेन चाहिए, वो कभी यूक्रेन का पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये बात जानते हुए ट्रंप युद्ध रुकवा रहे हैं, जमीन दिलवा रहे हैं यूक्रेन से, ये इंपॉर्टेंट है। अब मतलब वो भविष्य में कुछ और होगा, वो उसको अभी टाल रहे हैं कि आगे जो होगा वो बाद में देखेंगे, पहले तो रोको। स्थायी आप मत समझिए, एक छोटा सा इस ये बहुत बड़ी बात है कि चीफ ऑफ स्टाफ व्हाइट हाउस की कह रही है कि ट्रंप को मालूम है कि पुतिन को पूरा का पूरा यूक्रेन चाहिए, वो यूक्रेन को अपने देश का हिस्सा मानते हुए नहीं रोकेंगे। एक दूसरी डेवलपमेंट ये है कि पुतिन अब जब उनको लग रहा है कि बहुत नजदीक पहुंच गया है समझौता, तो वो जितना प्रेशर डाल सकते हैं उतना प्रेशर डाल रहे हैं। कल ये खबर आई कि इनका एक सहयोगी है और इनका नेबर है बेलारूस, पूरी तरीके से पुतिन का आदमी है उनका राष्ट्रपति। इन्होंने उसकी सीमा पर 3,60,000 अपने सैनिक लगा दिए हैं। ये यूरोप के देशों ने ये खबर दी है कि बेलारूस का बॉर्डर जिसके बाद से नेटो शुरू हो जाता है, उस सीमा पर 3.5 लाख फौजी पुतिन ने तैनात कर दिए हैं। तो वो एक तरफ ये जंग की धमकी भी दिए जा रहे हैं और वहां लगातार बातचीत भी कर रहे हैं कि अब मतलब समय बस आ गया है, मतलब ये बेसिकली एक इमरजेंसी क्रिएट करने के लिए कि करो जल्दी समझौता। और बिल्कुल पुतिन ने बताना चाहते हैं कि भाई मैं जंग से थका नहीं हूं, न मैं आर्थिक रूप से कमजोर हुआ हूं, न सैनिक दृष्टि से कमजोर हुआ हूं, न मैं इस बात से डर रहा हूं कि कल नाटो मिलकर मुझ पर हमला कर सकता है यूक्रेन के साथ। मैं हर तरीके से तैयार हूं और मैं दिन प्रतिदिन अपनी ताकत बढ़ा रहा हूं। फिर चाहे वो बेलारूस अपनी वहां पर 3.5 लाख की सेना खड़ा कर दे, या मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं अगले 4 साल और लड़ सकता हूं और मैं आराम से पूरे आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे टुकड़ों में यूक्रेन को अपने हिस्से में ले लूंगा। यूक्रेन मेरे पास आना है। अब सबसे बड़ी समस्या यह जेलेंस्की के साथ कि आज क्या जेलेंस्की स्टेज में है कि जहां कोई देश अपने 1 इंच जमीन देने को तैयार नहीं होता, 2 बड़े प्रांत जेलेंस्की देने को तैयार होंगे। ट्रंप ये तो कह सकते हैं कि भाई भविष्य में हम यूक्रेन को रूस के हमले से बचा लेंगे, लेकिन जेलेंस्की को यूक्रेन की जनता से कौन बचाएगा? जनता पूछेगी ना कि आपने कैसे इतनी बड़ी जमीन आपने दे दी रूस के हाथ में। जेलेंस्की के लिए बहुत मुश्किल होगा उसके बाद यूक्रेन के अंदर बने रहना और फिर चुनाव लड़ना है। चुनाव वो हारेंगे और चुनाव हारेंगे तो उनके ऊपर तमाम मुकदमे चलेंगे। जेलेंस्की इस बात को जानते हैं कि अगर मैं जमीन दे दूंगा तो पूरा यूक्रेन में रहना नामुमकिन है, मुझे देश छोड़ना पड़ेगा। क्या वो इससे सहमत होते हैं? और वो जमीन ना छोड़ने का बोल रहे हैं, तो रूस का बिना जमीन लिए समझौते को मानेगा, जो संभव ही नहीं है। सभी साहब ये बताओ, इस सारी लड़ाई का निष्कर्ष क्या है? मतलब किसी को सीख लेनी हो कि ये 3 साल के युद्ध से क्या सीख लिया आपने? सीख ये है कि लड़ना खुद पड़ता है, खुद ही मरना पड़ता है और अपनी ताकत खुद बढ़ानी पड़ती है, कोई मदद नहीं आया करने के लिए। 3 साल इनको बम बारूद दे करके इनको चढ़ाते रहे लोग कि तू लड़ तू लड़ तू लड़, और वही लोग आज समझौता करा रहे हैं, अरे जमीन छोड़ दे जमीन छोड़ दे जमीन छोड़ दे। क्या खुद की ताकत पर लड़ा, देश बर्बाद हो गया, लाखों लोग मर गए, क्या मिला? जमीन अपनी जमीन साल लगेंगे उभरने में सर, 50 साल इसको। ये और सबक, यूक्रेन न्यूक्लियर मुल्क था, ये आप जानते हैं कि नहीं जानते? हाँ, तो यूएसएसआर जब टूटा और यूक्रेन जब अलग हुआ तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा यूक्रेन के पास था। वो सारा का सारा जो यूक्रेन ने छोड़ दिया, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ही लेकर छोड़ दिया यूक्रेन ने, सारे न्यूक्लियर हथियार दे दिए, नॉन न्यूक्लियर स्टेट बन गया और उसके बाद देश इस कगार पर पहुंच गया। इसीलिए अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, क्योंकि दुनिया आपके गांधी जी के सिद्धांतों पे नहीं चलती है। पाकिस्तान की 2 छोटी सी खबरें। पाकिस्तान के सिंध में बंदूकधारियों ने एक बस में सफर कर रहे 18 यात्रियों को किडनैप कर लिया। इस घटना के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप है। अभी तक ऐसे जो हालात थे या ऐसी घटनाएं या तो बलूचिस्तान में होती थी या खैबर पख्तूनख्वा में होती थी, ये सिंध में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने अपहरण किया वो बस से क्वेटा जा रहे थे। अब बताया जा रहा है कि बंदूकधारियों ने प्लानिंग के तहत ये वारदात अंजाम दी। पहले सिंध और पंजाब के बॉर्डर के पास हाईवे पर रात के वक्त बस पर फायरिंग की, फिर लोगों का अपहरण कर लिया और फायरिंग के दौरान बस ड्राइवर और कुछ यात्रियों को उनको गोली भी लगी है। बस सवार लोगों का कहना है कि करीब 20 हमलावर थे, सबके पास हथियार थे। हमलावरों ने सिर्फ पुरुष यात्रियों को बस से उतरने के लिए कहा, महिलाएं बस में बैठी रहीं और सभी पुरुष यात्रियों को बस से उतारने के बाद ये अपने साथ लेकर के चले गए। अब ये यात्री कहाँ हैं, किस हालत में हैं, किडनैपर कौन है, कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन इतना ही पता चल रहा है कि ये क्वेटा जा रही थी, मतलब बलूचिस्तान जा रही थी। तो ये बलोच लोग भी हो सकते हैं या सिंध में भी एक जो अब वहाँ, क्योंकि वहाँ भी आज़ादी की मांग बढ़ रही है, उनके लोग भी हो सकते हैं। तो एक महिला जो उस बस में बैठी थी उसने क्या बताया, सुनिए। भाई जहाँ 17-18 बंदे ले गए हम लोगों का। अभी ये लेडीज को छोड़ा है, लेडीज बैठे हुए थे, बाकी 17-18 बंदे हम लोगों का नहीं है। 27 बंदे टोटल गाड़ी में थे
बाकी लेडीज 4-5 बैठे हुए थे, हम भी लेडीज के साथ बैठे हुए थे, हमको छोड़ा है। बाकी हम लोगों को बंदे ले गए, फायरिंग पूरा घंटा स्टार्ट था हम लोगों के ऊपर, कोई हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला यहाँ से। तो ये तो वो कुछ को जो जफर एक्सप्रेस वाला मामला हुआ था जिसमें बलोचों ने पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली थी, इस बार उन्होंने ये बस में जो है ये हाईजैकिंग की है, लेकिन सिंध में हुआ है, इसकी क्या आपको इंपॉर्टेंस लगती है त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, सिंधु देश की मांग वहाँ बहुत मजबूती से उठ रही है और सिंध वाला जो मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से चलाते रहे पिछले लंबे समय से। वो कभी भी एग्रेसिव नहीं होते। उनकी 2-3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो सिंधु देश को लेकर बाकायदा मांग करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में दिख रहा है कि जो बलोच फाइटर्स हैं और ये सिंध वाले हैं, इनके बीच में कोई भी एक एग्रेसिव तबका खड़ा हो गया। उनको लग रहा है कि भाई ये गांधीवादी तरीके से तो कुछ होगा नहीं और अंत में तो उस रास्ते पर जाना पड़ेगा, तो शायद वो हो सकता है। लेकिन अभी भी बड़ी जो एक कहें कि सुई घूमती है वो बीएलए की तरफ, बलोचों की तरफ, जो बलोच लिबरेशन आर्मी है। अब एक खबर वैसे ही बस ये मतलब इस पर हम और आप केवल थोड़ा सी चुटकी ले सकते हैं। स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने एक नया इतिहास रच दिया। दुनिया के सबसे अमीर आदमी तो थे ही, अब ये 600 अरब डॉलर, 600 बिलियन डॉलर नेट वर्थ वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने। मतलब दुनिया के इतिहास में आज तक इतनी दौलत एक व्यक्ति के पास कभी नहीं रही। 600 बिलियन डॉलर मतलब 49.49 लाख करोड़ रुपए। खरबपति हो गए आप ऐसे खरबपति हैं, खरबपति, इतना मतलब पूरे कई देश जोड़ दीजिए तो देशों के बजट नहीं होते, वो हैं। अपने देश से भी समझ लीजिए, हाँ, भारत का जो बजट है वो इससे थोड़ा सा कम ही होगा, इसी के आसपास होगा टोटल बजट। और मुकेश अंबानी और अडानी जी का मैं आपको नंबर बता देता हूं, केवल थोड़ा सा नीचे कीजिएगा उसको, क्योंकि हमारे ये टॉप 10 में कभी आ गए थे एक बार। 18वें नंबर पर है मुकेश अंबानी, जिनकी 105 अरब डॉलर की नेटवर्थ है, और 84 अरब डॉलर के साथ अडानी है जो कि 20वें नंबर पर है। लेकिन कहां 84 और कहां 600 बिलियन डॉलर। इसी के साथ इतना ही आज कहानी कुर्सी में। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब आपका, समीर जी बहुत धन्यवाद आपका।